हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल प्रिंसेस पार्ट 6 चैप्टर 51 सीरत का इंटरव्यू। मेरे फोन। इतना कह वो बेहोश हो गया तो धीर उसे छोड़ उसके बॉडी को सर्च कर उसका फोन निकाल खड़ा हो बाकी के तरफ देख बोला, तुम सब भी मुझे अपना फोन दो। ये सुन सभी झट से फोन निकाल दे दिया। सबका फोन ले धीर बोल पड़ा, अपने दोस्त को डॉक्टर के पास ले जाओ। इतना बोल वो वहां से जाते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल कर कॉलेज में जो हुआ उस मैश को क्लियर करने का बोल सबका फोन चेक करने लगा किसके किसके फोन में वो वीडियो है। वहीं दूसरी तरफ सीरत अपने लिए कोई भी जॉब ढूंढ रही थी। वहीं अक्ष सीरत के पीछे अपने आदमियों को लगा रहा था, जो सीरत के एक एक खबर को उस तक पहुंचा रहा था। जब उसे पता चला सीरत किसी छोटे से कंपनी में इंटरव्यू देने गई है तो अक्ष रोबिन को वो कंपनी खरीद सीरत का सिलेक्शन करवाने का ऑर्डर दे देता है। अक्ष के ऑर्डर को सुन रोबिन उसका काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सीरत अपने टर्न आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ लोगों के बाद फाइनली उसका टर्न आ जाता तो वो मुस्कुराते हुए अंदर जा वहां बैठे तीनों लोग को ग्रिड करती तो उसे वो तीनों बैठने का बोल देते हैं। सीरत जा बैठ उन तीनों के तरफ देख तो रही थी पर बहुत नर्वस थी। नर्वस के कारण उसके पैर हाथ कांप रहे थे पर वो अपने आप को शांत दिखाने का कोशिश करने लगी। इंटरव्यू स्टार्ट हो गया पर जो भी सवाल सीरत से पूछे जा रहे थे उसका जवाब सीरत हिचकिचाते हुए वो भी गलत दे रही थी तो तीनों इरिटेट हो आखिर में सीरत को जाने बोल दिया। सीरत उदासी से बाहर निकल गई। उसे समझ आ गया था उसका जॉब यहाँ क्या ऐसा हो हालत रहा तो कहीं नहीं लगेगा। वो सोचने लगी वो करे क्या। अच्छे हुए वो कंपनी से बाहर निकल किसी पार्क में जा बैठ न्यूज़पेपर पर और जॉब्स देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष ने पूरे दिन भर में 100 से 200 बार कॉल कर चुका था पर पलक एक भी कॉल नहीं उठाए। उठाती भी कैसे, उसका फोन तो अमानत अपने पास रख ली थी। आखिर में वो दिल्ली का लिए निकल गया। वो अपने प्राइवेट जेट के अंदर जा बैठा, गुस्से में पागल हुए जा रहा था। उसके गुस्से को देख उसको असिस्टेंट का उसके पास जाने का हिम्मत नहीं बचा था। वो दूसरे सीट पर जा शांति से बैठ गई। अभी शाम का 7 बज रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीबन 2 घंटे के बाद प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ। कार पहले से ही मोक्ष का इंतजार कर रहा था। प्लेन लैंड होते ही मोक्ष प्लेन से बाहर निकल कार में जा बैठ गया। उसको असिस्टेंट भी जा बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरह रूहानी अपने कमरे में उदासी से बैठी थी। रात का 8 बज चुका था। डाइनिंग हॉल में अकेला नकुल बैठा था। आखिर में वो भी रात का डिनर ना कर खड़ा हो रूहानी के कमरे के पास का बिना नॉक किए ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रूहानी अपने चेहरे को ऊपर उठा देखी। वही रूहानी के नम आंखों को देख नकुल कमरे के अंदर जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर रूहानी के पास जा बैठ बोला, डिनर नहीं करना है तुम्हें? रूहानी के कोई जवाब नहीं दिया। रूहानी का बर्ताव देख नकुल को बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसे रोता देख उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता। पर वो ऐसा क्या करे जिससे रूहानी रोना बंद करे और दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। ये करने के लिए पहले वो अपने गुस्से को शांत रखने का कोशिश किया, फिर रूहानी के तरफ देख उसके होंठ को पकड़ अपने तरफ कर बोला, सॉरी जान, तुम मेरी पेट नहीं जान हो, मैंने बस गुस्से में वो सब कह दिया था। नकुल कभी सॉरी नहीं बोलता था किसी को, भले उसका गलती कितना भी बड़ा हो। जब नकुल ने सॉरी बोला तो रूहानी के आंसू बंद हो गए और वो उसे अपने फटे आंखों से देखने लगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था नकुल ने उससे अभी माफी मांगा है। चैप्टर 52 मोक्ष का पलक को ले जाना। पर उसे रोता देख उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता। पर वो ऐसा क्या करे जिससे रूहानी रोना बंद करे और दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। ये करने के लिए पहले वो अपने गुस्से को शांत रखने का कोशिश किया, फिर रूहानी के तरफ देख उसके होंठ को पकड़ अपने तरफ कर बोला, सॉरी जान, तुम मेरी पेट नहीं हो जान, मैंने बस गुस्से में वो सब कह दिया था। नकुल कभी सॉरी नहीं बोलता था किसी को, भले उसका गलती कितना भी बड़ा हो। जब नकुल ने सॉरी बोला तो रूहानी के आंसू बंद हो गए और वो उसे अपने फटे आंखों से देखने लगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था नकुल ने उससे अभी माफी मांगा है। पर जो भी हो रूहानी अभी उसे माफ करने के फुरात में तो बिल्कुल नहीं थी। इसके होंठ को अपने होंठ से हटा रूहानी अपना मुंह फूला फिर से बैठ गई। तभी नकुल प्यार से बोला, अच्छा, तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये सवाल सुन रूहानी बोल पड़ी, मनाना तुम्हें है तो तुम जानो। इतना कह वो बेड से उठ अपने बुक कॉपीला नकुल के पास रख बोली, मेरा एग्जाम आने वाला है।
ये सुन नकुल इसी एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स को देख उसके बुक को खोला, फिर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाते हुए नकुल और भी ज्यादा चार्मिंग लगता था। उसके चेहरे से फिर रूहानी का नजर हो नहीं हटता। वो पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह नकुल के चेहरे को देख रही थी। तभी पढ़ाते हुए ही नकुल बोला, अगर मुझे ही देखते रहोगी तो मैं पढ़ान के जगह। इतना कह बुक को बंद कर उसके होंठ को पकड़ अपने करीब कर अपने सेडिक्टिव धीमे आवाज में उसके गर्दन के करीब का अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, तुम्हें। इतना कह अपने होंठ को उसके पतले गोरे गर्दन पर रख उसे चूमने लगा। तभी रूहानी बोल पड़ी, तुम मुझे और नाराज कर रहे हो। रूहानी के बातों को सुन नकुल उससे दूर हो बोला, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चंस तैयार कर देता हूं, तब तक तुम सेल्फ स्टडी करो। इतना कह सामने रूहानी का लैपटॉप उठा, उसे ऑन कर रूहानी के लिए इक्वेशन बनाने लगा। वही रूहानी के होंठों पर हल्का मुस्कान छा गया। वही दूसरी तरफ मोक्ष पलक के हॉस्टल के पास पहुंच कार से बाहर निकल हॉस्टल के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसका फोन तो पलक उठा नहीं रही थी, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट को आखिर में कॉल करने को कहा तो वो झट से कॉल लगा दी। अमानत ने पलक को उसका फोन दे दिया था। मोक्ष का कॉल आना बंद हो गया तो फिर दिनकर अमानत तो सो गई, पर पलक अब भी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके फोन में किसी नंबर से कॉल आ रहा तो पलक अपने फोन स्क्रीन पर नंबर से कॉल आता देख कॉल उठा ली। तभी उसका कानों में कठोर आवाज गया, मोक्ष का बाहर आओ। उद्धरण चिन्ह। मोक्ष मुझे बाहर क्यों जाने बोल रहा है, क्या वो बाहर है? मोक्ष के बातों को सुन अपने मन में ही ये बोल वो पूछ पड़ी, तुम बाहर हो? ये सुन मोक्ष का कोल्ड जवाब ही उससे मिला, 2 मिनट है तुम्हारे पास। इतना मोक्ष तो कॉल कट कर दिया, पर पलक जाए तो जाए कैसे बाहर। पर वो नहीं गई तो मोक्ष के आवाज में उसका गुस्सा साफ उसे समझ आ रहा था। अगर वो बाहर नहीं गई तो मोक्ष गुस्से में कुछ भी पागलपंती कर सकता था। ये सोच वो अपने रूम से बाहर निकल धीरे से दरवाजा बंद कर हॉस्टल से अपने धीमे कदमों के साथ अपने आप को वार्डन ने नजर से बचाते हुए वो किसी तरह हॉस्टल से बाहर निकल गई। तभी उसे कार से टिका सिगरेट के कस लिए जा रहा था। तभी उसे देखते हुए उसके पास पलक जा बोली, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ये सुन मोक्ष सिगरेट के कस लेते हुए ही बोला, अच्छा। मोक्ष ने गुस्से में ही कहा था। मोक्ष के गुस्से को देख पलक को डर लगने लगा। वही मोक्ष उसके पास अपने एक होंठ को बढ़ा, उसके होंठ को पकड़ उसे मोड़कर अपने बाहों में खींच उसके करीब अपने सिगरेट को कर बोला, ठीक है मैं नहीं पीऊंगा, पर तुम्हें इसके बदले सिगरेट पीना होगा। सिगरेट के धुएं से ही पलक को खांसी आ रहा था और मोक्ष ने उसे सिगरेट पीने को बोल दिया। अब पलक ये कैसे करेगी? तभी मोक्ष अपने कोल्ड आवाज में बोला, फास्ट। ये सुन पलक सिगरेट को अपने होंठों के बीच टिका ली। वही मोक्ष सिगरेट वो अपने 2 उंगलियों में टिकाया हुआ हो था। पलक जैसे ही धुआं को अंदर की, धुआं उसके शरीर के अंदर चला गया। वो मोक्ष के होंठ को दूर कर खांसने लगी। वही मोक्ष सिगरेट को बुझा पलक के होंठ को पकड़ अपने करीब किया। मोक्ष के ऐसे करने से पलक का खांसी रुक गया और वो मोक्ष को अपने डरे नजरों से देखने लगी। तभी मोक्ष कार का दरवाजा खोल उसके इजाजत के बिना ही उसे कार के अंदर धकेल दिया तो पलक उठ उसके तरफ देख बोली, क्या कर रहे हो तुम? मोक्ष कोई जवाब ना दे कार के अंदर जा बैठ गया। वहीं मोक्ष को सेक्रेटरी को पलक के लिए बहुत दया आ रहा था। दूसरी तरफ पलक कार के दरवाजा को खोलने ही वाली थी, पर मोक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में जकड़ ड्राइवर की तरह देखा तो ड्राइवर डर के मारे झट से कार स्टार्ट कर दिया। वहीं मुंबई में रात हो चुका था, पर सीरत घर अब तक नहीं आई थी। अब कुहू को सीरत का टेंशन होने लगा। एक उसके पास फोन नहीं था, ऊपर से वो कहाँ गई होगी इसका कुहू को कोई आइडिया नहीं था। कुहू सीरत को ढूंढने के लिए अपने कार के चाबी को ले जैसे ही बाहर निकली उसे सीरत आते हुए दिखी। सीरत को देख कुहू के जान में जान आया। वो सीरत के पास जा उसे अपने गले से लगा, बोली, इतनी देर तक तू कहाँ थी? सीरत कुहू को परेशान देख अपने दुख को छिपाते हुए मुस्कुरा बोली, जॉब का पता करते करते वक्त का पता ही नहीं चला जानू। सीरत को थोड़ा बहुत पहले की तरह होता देख कुहू को थोड़ा राहत मिल रहा था। वो सीरत से दूर हो गई, फिर बोल पड़ी, अगले बार ध्यान रखना। ये सुन सीरत मुस्कुराते हुए हाँ बोल दी। फिर दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर आने के बाद कुहू सीरत को बोल पड़ी, जाकर फ्रेश हो जा, फिर साथ डिनर करते हैं। ठीक है, मुस्कुराते हुए सीरस ये कह कमरे में जाने लगी। वही अबीर का कॉल कुहू को आ गया तो कुहू कॉल उठा, बोली, हाँ अबीर। सीरत आए। अबीर को सीरत का बहुत चिंता हो रहा था।
अबीर का सीरत के प्रति इतना चिंता देख कुहुसो ने मन में ही बोली, काश सीरत अक्ष को भूल अबीर का होंठ थाम ले। इतना कह अपने मन में वो अबीर से बोल पड़ी, हाँ वो आ गई है। अब जाकर अबीर को थोड़ा राहत मिल रहा था। उसने फिर सीरत का ख्याल रखने का बोल फोन कट कर दिया। कुछ ही वक्त में सीरत चेंज कर आ गई। फिर सीरत और कुहू साथ रात का डिनर करने लगे। दूसरी तरफ अक्ष अपने आप को नशे के जाम में डूबा चुका था। तभी वो पीते हुए खुद में ही बोला, इस बार कोई जबरदस्ती, कोई रिवेंज नहीं, इस बार अक्ष तुम्हें अपने प्यार से अपना बनाएगा। इतना कह शराब के आखिरी घुट को पी फिर बोला, कल ये अक्ष तुम्हें अपना बनाने के लिए कोई भी हद पार कर देगा, पर इस बार सिर्फ प्यार का हद पार करेगा। इतना कह वो खड़ा हो बेड पर जा लेट अपने फोन को निकाल सीरत के तस्वीर को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सीरत कुहू का खाना हो चुका था। दोनों फिर सोने चले गए। वहीं दिल्ली में कार बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका तो पलक अपने घबराए नजर से मोक्ष को देखते हुए पूछी, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? मोक्ष कोई जवाब ना दे कार से बाहर निकल उसके होंठ को पकड़ उससे बाहर खींचते हुए निकाल अपने साथ बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगा। वहीं मोक्ष के हरकत से उसकी असिस्टेंट को उसके रिपुटेशन का फिक्र होने लगा। वहीं मोक्ष पलक को अपने साथ बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगा। फिर अपने चेकिंग करवा पलक को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। दूसरी तरफ वहां काम करने वाले स्टाफ और रूम लेने आने वाले लोग उससे ये करता देख रहे थे, पर मोक्ष को कोई पहचान नहीं पाया था, क्योंकि मोक्ष हमेशा की तरह अपने चेहरे को कवर कर रखा था। मोक्ष पलक को अपने साथ होटल के वीआईपी कमरे में ले गया और कमरे के अंदर जा दरवाजा बंद कर पलक को बेड पर धकेल उसके करीब जा कठोरता से पूछा, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? मोक्ष के सवाल पर पलक सच बताने की जगह बोल पड़ी, तुमने भी तो मुझे 3 महीने तक इग्नोर किया है। ये सुन मोक्ष उससे दूर हो बैठ गया। उसे ऐसे दूर जाता देख पलक उठ उसके पास बैठ उसे देखने लगी तो मोक्ष बोल पड़ा, ऐसे मत देखो। क्यों? पलक के सवाल पर मोक्ष उसके तरफ देख बोला, तुम्हारे आवाज को सुनते ही, तुम्हें ऐसे देखते ही मैं खुद से कंट्रोल खो बैठता हूँ पलक, इसलिए तुमसे दूरी बना लिया ताकि तुम अपना पढ़ाई पूरा कर सको और मैं तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बनूं। ये सुन हैरानी से पलक उसे देखने लगी। चैप्टर 53 किया। मोक्ष पलक को अपने साथ होटल के वीआईपी कमरे में ले गया और कमरे के अंदर जा दरवाजा बंद कर पलक को बेड पर धकेल उसके करीब जा कठोरता से पूछा, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? मोक्ष के सवाल पर पलक सच बताने की जगह बोल पड़ी, तुमने भी तो मुझे 3 महीने तक इग्नोर किया है। ये सुन मोक्ष उससे दूर हो बैठ गया। उसे ऐसे दूर जाता देख पलक उठ उसके पास बैठ उसे देखने लगी तो मोक्ष बोल पड़ा, ऐसे मत देखो। क्यों? पलक के सवाल पर मोक्ष उसके तरफ देख बोला, तुम्हारे आवाज को सुनते ही, तुम्हें ऐसे देखते ही मैं खुद से कंट्रोल खो बैठता हूँ पलक, इसलिए तुमसे दूरी बना लिया ताकि तुम अपना पढ़ाई पूरा कर सको और मैं तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बनूं। ये सुन हैरानी से पलक उसे देखने लगी। उसे खुद की तरफ ऐसा देखता पा मोक्ष उसके तरफ मुड़ उसके आंखों में देखते हुए अपने होंठ को उसके चेहरे पर रख बोला, पलक तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये सवाल सुन पलक उसके तरफ देख बोली, अपने जान से भी ज्यादा। ये जवाब सुन अपने होंठ को उसके चेहरे पर प्यार से फेरते हुए मोक्ष आहे पूछ पड़ा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी। पलक का जवाब सुन मोक्ष उसके आंखों से चश्मा हटा पलक के खूबसूरत आंखों को देखने लगा। पलक को आंखें इतनी खूबसूरत थी कि मोक्ष अपने आप को उसके आंखों में डूबने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। मोक्ष अपने होंठ को उसके गर्दन के पास ले जा उसके होंठों के करीब जा उसके कोमल होंठों को चूमने लगा। वहीं मोक्ष के होंठों को खुद के होंठों से मिलता पा पलक की आंखें बंद हो गई। मोक्ष उसके होंठों को पैशनेटली चूमते हुए उसे बिस्तर पर लेटा अपने एक होंठ को उसके पैर के पास ले जा और दूसरे होंठ को पलक के स्तन के पास रख उसके होंठों को चूमे जा रहा था। वही पलक की सांसें मोक्ष के किस से थमने को था। मोक्ष के इतने पैशनेटली किस करना से पलक का होंठ उसके कंधे पर चला गया था और उसके होंठ मोक्ष के कंधे पर मजबूत हो चुका था। वही पलक के ऐसे उसे पकड़ने ने मोक्ष के शरीर का गर्माहट बढ़ने लगा। वो पलक के सीने के पास अपने होंठ फेर रहा था। वही उसका दूसरा होंठ पलक की ट्राउसर के अंदर जाने लगा तो पलक उसके होंठ को पकड़ ली। वही पलक के ऐसे करने से मोक्ष उसके होंठों को चूमना बंद कर उसके चेहरे को देखने लगा। वही पलक अपने आंखों को धीरे धीरे खोल मोक्ष के नजरों से अपने नजर को मिलाए। उसका आंखों में डर साफ नजर आ रहा था।
तभी उसके घबराए नजर को देख मोक्ष बोला, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? मोक्ष के इस सवाल पर पलक झट से बोल पड़ी, बहुत भरोसा है। तो फिर ये डर क्यों? पलक को खुद नहीं पता उसे डर क्यों लग रहा था, पर वो अपने इस डर के कारण मोक्ष के प्यार को खोना नहीं चाहती थी। तो बस पलक अपने धीमे प्यारे आवाज में इतना ही कह दी, मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए कुछ अच्छा होता देख डर लग रहा है। ये सुन मोक्ष उसके माथे को प्यार से चूम बोला, डर होना चाहिए, पर डरो मत। इतना कह उसके होंठों को एक बार फिर पैशनेटली चूमते हुए इस बार अपने हाथ को फिर उसके ट्राउसर के अंदर ले जाने लगा। इस बात पलक उसके बढ़ते होंठ को ना रोक बस उसके प्यार को महसूस करने लगी। वही मोक्ष उसके होंठों को किस करना बंद कर उसके चेहरे से गर्दन तक किस कर अपने चूमने का निशान बनाते हुए जैसे ही मोक्ष का होंठ पलक के कोमल हिस्से पर गया पलक सिसक उठी। आह! पलक का सिसकी मधुर संगीत की तरह मोक्ष को अभी लग रहा था। वो अपने उंगलियों को उसके कोमल हिस्से में चलाने लगा। मोक्ष के ऐसे करने से पलक की सिसकियां बढ़ने लगी और मोरे रूम में बस पलक के सिसकियों का हो आवाज था। आह आह! पलक के सिसकियों को सुन मोक्ष का कंट्रोल खुद पर बिल्कुल नहीं रहा था। चैप्टर 54 बिना बताए मोक्ष का पलक को छोड़ चले जाना। वही मोक्ष उसके होंठों को किस करना बंद कर उसके चेहरे से गर्दन तक किस कर अपने चूमने का निशान बनाते हुए जैसे ही मोक्ष का होंठ पलक के कोमल हिस्से पर गया पलक सिसक उठी। आह! पलक का सिसकी मधुर संगीत की तरह मोक्ष को अभी लग रहा था। वो अपने उंगलियों को उसके कोमल हिस्से में चलाने लगा। मोक्ष के ऐसे करने से पलक की सिसकियां बढ़ने लगी और मोरे रूम में बस पलक के सिसकियों का हो आवाज था। आह आह! पलक के सिसकियों को सुन मोक्ष का कंट्रोल खुद पर बिल्कुल नहीं रहा था। पलक अपने आंखों को हल्का खोल मोक्ष के आंखों में देखी। पलक की हेजल आंखें मोक्ष को उसके तरफ और भी आकर्षित कर रहा था। वो उठ पलक का होंठ पकड़ उसे उठा अपने बाहों में भर लिया, फिर एक होंठ पलक के कमर और दूसरे होंठ से उसके बाल को दूसरे तरफ कर उसके गर्दन को चूमने लगा। चूमते हुए वो अपने प्यार का निशान भी देता जा रहा था। वही पलक की सांसें उसके छूने से ऊपर नीचे हुए जा रहा था। उसे चूमने के बाद मोक्ष उसकी टी शर्ट को उसके जिस्म से बाहर निकलने लगा, पर पलक अभी रेडी नहीं थी। लेकिन मोक्ष के प्यार को वो बस पाना चाहती थी और आज उसे मोक्ष का प्यार मिल रहा था, तो इसे वो खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। मोक्ष उसके टी शर्ट को उसके जिस्म से बाहर निकल टी शर्ट को साइड में गिरा, अपने होंठ उसके इनके के पास ले जा। जैसे ही उसके हुक को खोल पलक अपने सिर को मोक्ष के कंधे पर रख अपने धीमे मदहोश से भरे आवाज में बोली, तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे ना? इस सवाल पर मोक्ष उसके हुक को खोल बोला, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी ही नहीं है पलक। मोक्ष का हर एक जवाब पलक को कॉन्फिडेंस दे रहा था। वो अब बस मोक्ष के प्यार को महसूस करने लगी। वही मोक्ष उसके पूरे कपड़े को उसके जिम से निकल उसके शरीर के एक एक कोन को अपने होंठों से चूमते हुए उससे बिस्तर पर लेटा चुका था और खुद भी अपने कपड़े अपने जिस्म से निकाल उसके शरीर को एक बार फिर चूम। जब उसका नियंत्रण चरण सीमा पार कर गया तो वो उसके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू किया। जैसे ही पलक को कुछ महसूस हुआ तो उसके शरीर में तेज दर्द उठा। तभी वो मिक्स को खुद से दूर करना चाहिए, पर मोक्ष उसके होंठ को कसके पकड़ उसके कान के करीब चूमते हुए अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, पलक बस मुझे महसूस करो। इतना कह उसके होंठों के करीब जा उसके नर्म होंठों को चूमते हुए उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। वहीं मोक्ष के प्रवेश करते ही पलक के आंखों से आंसू का रेत गिर बिस्तर को भिगोने लगा। पर कुछ वक्त के बाद ये दर्द उसे दुनिया की वो खुशी महसूस कराने लगा जो वो सिर्फ ख्वाब देख सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था मोक्ष कभी उसका हो पाएगा। ये रात धीरे धीरे मोक्ष के प्यार में बीतने लगा। रात का करीबन 1 बज चुका था। फिर मोक्ष रुक पलक को अपने बाहों में भर अपने आंखों को बंद कर बोला, सो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। ये सुन पलक अपनी आंखों को तो बंद कर दी, पर उसकी मुस्कुराहट अब भी बंद नहीं हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो और सो जाएगी तो उसका सपना टूट जाएगा। सुबह का वक्त हो चुका था। हमेशा जल्दी उठने वाली पलक आज बहुत लेट जागी। उसका फोन बार बार रिंग होने लगा। फोन के रिंग के आवाज से पलक जाग गई। फिर अपने आंखों को मलते हुए वो अपने आंखों को धीरे से खोल बेड की तरफ देखी, पर मोक्ष बेड में नहीं था। वो अपने फोन को उठा स्क्रीन पर देखी। अमानत का कॉल आ रहा था। अमानत का कॉल आता देख पलक कॉल उठा, बोली, हेलो। तभी अमानत चिंता से पूछना शुरू कर दी, कहाँ है तू,
कॉलेज का टाइम होने वाला है और सुबह से तू गायब है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अमानत सवाल पर सवाल किए जा रही थी पर पलक की नजरें तो बस मोक्ष को ढूंढ रही थी। तभी पलक बोल पड़ी, मैं बाहर किसी काम से आई हूं, तू कॉलेज चली जा, मुझे लेट होगा। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया और खड़ी हो अपने कपड़े को पहन बाथरूम और बाहर के बालकनी में भी देखा, मोक्ष कहीं नहीं था। मोक्ष को कहीं ना पा पलक के आंखों में आंसू भर गया। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो पलक को लगा मोक्ष होगा, ये सोच वो झट से दरवाजा खोलने गई पर वहां मोक्ष नहीं था। एक आदमी उसके तरफ लिफाफा बड़ा, बोला, मोक्ष सर ने ये आपको देने को कहा है। ये सुन पलक इस लिफाफे को ले ली, वही वो आदमी चला गया। तभी पलक कमरे का दरवाजा बंद कर उस लिफाफे को खोल देखी। लिफाफे के अंदर ढेर सारा कैसे था, साथ हो लेटर कैश को उस लिफाफे के अंदर छोड़ पलक लेटर पढ़ने लगी, अपने लिए कोई ड्रेस ले चेंज कर हॉस्टल अच्छे से चली जाओ और मुझे खुद से कॉल मत करना। मोक्ष का लेटर पढ़ पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपने प्राइवेट जेट में बैठा मोक्ष अपने सिर को सीट पर टिका अपने आंखों को बंद किया हुआ था। वहीं माया उसके दूसरे साइड बैठ उसे देख पूछना चाहती थी, पलक को वो ऐसे अकेला छोड़ क्यों आ गए, पर उसके पास पूछने का हिम्मत नहीं था। वही पलक होटल से बाहर निकल वो पूरा पैसा एक छोटे गरीब बच्ची को दे पैदा चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, बस उसका रोने का दिल कर रहा था, पर वो रोकर अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। वो एक समुद्र के पास जा बैठ गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वही मोक्ष मुंबई पहुंच गया था। मुंबई जाते ही वो अपने शूटिंग पर चला गया, पर पलक उसी समुद्र के पर बैठी पानी के लहरों को देख रही थी। दूसरी तरफ मुंबई में सीरत को कोई जॉब के रिगार्डिंग कॉल नहीं आया था, जिस कारण वो बहुत उदास थी। तभी कुही के फोन में कॉल आया तो कुहू कॉल उठा, बोली, खेलो। दूसरे तरफ से एक लड़की बोल पड़ी, क्या आप सीरत बोल रहे हैं? सीरत ने जहां जहां अप्लाई किया था है जगह कुहू का नंबर देकर आई थी। कुहू ने झट से कॉल स्पीकर पर कर सीरत के सामने ला उसके कान में जा बोली, लगता है किसी कंपनी से कॉल है। ये सुन सीरत झट से कुहू के होंठ से फोन ले लो। चैप्टर 55 पलक का रोना। दूसरी तरफ मुंबई में सीरत को कोई जॉब के रिगार्डिंग कॉल नहीं आया था, जिस कारण वो बहुत उदास थी। तभी कुही के फोन में कॉल आया तो कुहू कॉल उठा, बोली, खेलो। दूसरे तरफ से एक लड़की बोल पड़ी, क्या आप सीरत बोल रहे हैं? सीरत ने जहां जहां अप्लाई किया था है जगह कुहू का नंबर देकर आई थी। कुहू ने झट से कॉल स्पीकर पर कर सीरत के सामने ला उसके कान में जा बोली, लगता है किसी कंपनी से कॉल है। ये सुन सीरत झट से कुहू के होंठ से फोन ले ली, फिर बोल पड़ी, हेलो। तभी कॉल पर बात कर रही लेडी बोल पड़ी, सीरत आपका सिलेक्शन हो गया है, कल से आपको ज्वाइन करना और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ईमेल कर रही हूँ। ये सुन सीरत बहुत खुश। सीरत ने झट से बोल दिया, थैंक यू मैम, वेलकम। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। फोन कट होते ही एक्साइटमेंट में वो कुहू के गले से लग गई। वही कुहू भी बहुत खुश थी सीरत के लिए। वो अपने मन में ही प्रे को, भगवान अब मेरे सीरत के साथ सब ठीक करना। कुहू अपने मन में प्रे कर रही थी। वही सीरत कुहू से फिर दूर हो गई। तभी कुहू बोल पड़ी, आज तो पार्टी बनता है। ये सुन सीरत बोल पड़ी, अभी नहीं। कुहू को पता था सीरत ऐसा क्यों बोल रही है। कुहू ने फिर उससे प्यार से बोला, सीरत क्या मैं तेरे लिए पराई हूं? सीरत ने झट से कह दिया, नहीं। तो कुहू उदास हो बोली, फिर तू मुझे पराये जैसा क्यों फील कराती है? सीरत को पता था कुहू ऐसा क्यों बोल रही है। सीरत उसके गाल पर किस कर बोली, तैयार हो गए। ये सुन कुहू बहुत खुश हो गई। दोनों फिर साथ तैयार होने चली गई। कुछ हो वक्त में दोनों तैयार हो बाहर निकल गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 9 बज चुका था। सीरत कुहू बार में थी। सीरत ने आज खुद से ड्रिंक ट्राई किया। कुहू उसे ड्रिंक करने से रोकना चाहती था, पर सीरत उसका एक न सुन ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगी। वहीं दूसरी तरफ बड़े से पियानो के पास बैठी लड़की पियानो बजा रही थी। तभी कमरे के अंदर अधेड़ उम्र की औरत आ इसके सिर पर अपने होंठ को फेर प्यार से बोली, इबादत, कल तुम्हें ऑडिशन के लिए भी जाना है, अब तुम प्रैक्टिस करना बंद कर आराम करो। ये सुन इबादत मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है माँ। इतना कह वो खड़ी हो जाती तो उसके माँ उससे बेड तक ले जाने के लिए उसका होंठ पकड़ने को होती है। तभी इबादत बोल पड़ी, माँ मुझे आदत हो गया है, मेरा होंठ मत पकड़ना।
ये सुन उसकी माँ अपने होंठ को पीछे कर देती वही इबादत अपने बिस्तर पर जा लेट गई। वही उसकी माँ उससे एक नज़र देखी फिर कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ दिल्ली में पलक अब तक वापस नहीं आई तो अमानत उसे फिर फोन ट्राई की, पर पलक का कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। अब अमानत को बहुत टेंशन होने लगा। वो खिड़की से बाहर आसमान को देखी, आसमान काला पड़ चुका था। वो परेशान हो पलक को ढूंढने के लिए निकलने का सोची। उसने जैसे ही दरवाजा खोला सामने पलक खड़ी नजर आई। उसके हालत को देख अमानत उसे अपने साथ अंदर ला बेड पर उसे बैठाते हुए पूछी, क्या हुआ पलक, बताना क्या हुआ। पलक कोई ना जवाब दे बस उसके गले से जालक फूट फूट कर रोने लगे। वही अमानत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पलक को हुआ क्या है। अमानत उससे फिर पूछने का कोशिश की पर पलक कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। बस वो रोई जा रही थी तो अमानत अब कोई सवाल ना कर उसके बालों को प्यार से बस सहलाने लगी। अमानत के ऐसे सहलाने से पलक की आंखें धीरे धीरे भरी हो गई और वो रोते रोते वैसे ही सो गई। तो अमानत उसे अच्छे से सुला दी फिर अपने फोन को ले अपने मोक्ष भाई का फोन नंबर निकाल ली, क्योंकि पलक के इतने रोने का रीजन बस मोक्ष भाई हो सकते पलक को बहुत अच्छे से पता था। चैप्टर 56 रूहानी का पोएट्री। अमानत उससे फिर पूछने का कोशिश की पर पलक कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। बस वो रोई जा रही थी तो अमानत अब कोई सवाल ना कर उसके बालों को प्यार से बस सहलाने लगी। अमानत के ऐसे सहलाने से पलक की आंखें धीरे धीरे भारी हो गया और वो रोते रोते वैसे ही सो गई। तो अमानत उसे अच्छे से सुला दी फिर अपने फोन को ले अपने मोक्ष भाई का फोन नंबर निकाल ली, क्योंकि पलक के इतने रोने का रीजन बस मोक्ष भाई हो सकते हैं। अमानत को बहुत अच्छे से पता था। अमानत अपने भाई को कॉल लगा दी। मोक्ष अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। जैसे ही उसका फोन बजा वो अपने फोन को उठा, स्क्रीन पर अपनी बहन का नाम देख कॉल उठा लिया। जैसे ही मोक्ष ने कॉल उठाया अमानत गुस्से में भड़कते हुए मोक्ष के रिप्लाई के बिना ही बोलती रही, मोक्ष भाई क्या किया है आपने पलक के साथ। सुबह से वो गायब थी और अभी आए है तब से रोई जा रही है। रोते रोते उसे नींद आ गया। अमानत आगे कुछ और कहती इससे पहले ही मोक्ष उसके बात को बीच में काटते हुए ही बोला, अमानत अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा और पलक के मार्क्स में कभी डिफरेंस नहीं होता था, पर पलक पढ़ाई में तुमसे बहुत आगे जाती जा रही है और तुम हो कि अपना दिमाग इन सब में वेस्ट कर पीछे होती जा रही हो। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। वही अमानत फोन कट होते ही अपने कान से हटा खुद में ही बोली, मोक्ष भाई को मेरे परफॉर्मेंस के बारे में कैसे पता चला। अमानत का कुछ टाइम से रिजल्ट डाउन आने लगा था, पर इसका रीजन बस इतना था कि वो पढ़ाई से अधिक अपने हैकिंग स्किल पर ध्यान देने लगी थी। और उसका पलक से कभी कोई कंपटीशन ही नहीं रहा है, ना ही पलक का। दोनों बस अपना अपना मेहनत करती रहती थी अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए, और दोनों का गोल बहुत अलग था। वहीं मुंबई के बार में सीरत नशे में पूरा धुत हो चुकी थी। कुहू का उसे संभालना मुश्किल हुए जा रहा था। तभी वहां कुछ लड़के आ दोनों के पास बैठ गए। कुहू उन सभी को अपने कठोरता से भरे नजर से देखी, पर तभी उसके पास वो लड़का आने लगा तो वो उसे खुद से दूर करने लगी। वही नशे में धुत सीरत खड़ी हो कहीं जाने को थी, तभी उनमें से एक लड़का उसका होंठ पकड़ अपने करीब खींच उसे आपके गोद में बैठा बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन। अपने नशे से भरे नजरों से सीरत उस इंसान को देखी। तभी वो लड़का उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख उसके चेहरे पर दबा अपने चेहरे के तरफ कर बोला, जाने मन परफेक्ट हो तुम मेरे आज के रात के लिए। इतना कह वो उसके गर्दन के करीब जाने को था, तभी उसके बाल को किसी ने अपने मुट्ठी में भर उसके मुर्री को पीछे किया, जिस कारण उसके गर्दन के हड्डियों का टप टप कर टूटने की आवाज आया। उसके ऐसे करने ने बार में मौजूद सभी उसके तरफ देखने लगे। उस लड़का का सभी दोस्त भी उस तरफ देखा। वही अपने सामने खड़े शख्स को देख बाकी सारे लड़के खड़े हो गए। कुहू को भी पकड़ा आदमी भी उसे छोड़ अपने दोस्तों के साथ खड़े हो वहां से जाने में ही समझदारी समझा। वही बाल पकड़ा शख्स और कोई नहीं अक्षी था। उसने उस आदमी का सिर कांच की टेबल पर जा पटक दिया। तभी सीरत ताली बजाते हुए चिल्ला पड़ी, और मारो और मारो। वही ये सब सीन देख बाकी खिसकने वाले थे, पर रोबिन और बाकी बॉडीगार्ड आ सभी को पकड़ लिए। वही कृतिका तो बस देखती ही रह गई। अक्ष उस लड़के को अधमरा कर दिया था। वही बार में आए सभी लोग शांत हो अक्ष को उस लड़के को मारता हुआ देखने लगे थे। फिर अक्ष रुक रोबिन की तरफ देखा तो रोबिन अपने काम में लग गया। वही अक्ष सीरत के पास जा उसे अपने गोद में उठाने को था,
पर सीरत उसे खुद से दूर धकेल बोली, तुम भी बुरे हो, खुद को भी मारो। सीरत के बातों को सुन अक्ष प्यार से बोला, खुद को भी मारूंगा जितना तुम बोलोगी, पर अभी यहां से चलो। सीरत छोटी बच्ची की तरह अपने छोटे चेहरे को ना में कर दी। तभी कुहू बोल पड़ी, अच्छा होगा आप सीरत से दूर रहे। कुहू के बातों को सुन अक्ष बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वही सीरत कुहू के गले से जा लगी और बोल पड़ी, जानू उसे मारो ना। कुहू सीरत के बाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, बाद में मार दूंगी, अभी मेरे साथ घर चलो। सीरत कुहू से दूर हो सोफे पर अपने पैर को मोड़ बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे और पीना है। सीरत को कुहू प्यार से समझाने लगी पर सीरत मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अक्ष कुहू से बोल पड़ा, मैं कल सीरत को तुम्हारे पास ले आऊंगा। इतना कह थोड़ा रुक बोला, भरोसा रखो, मैं सीरत के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा। अक्ष के आंखों में कुहू को हमेशा सीरत के लिए उसे प्यार नजर आता था। वो अक्ष के बातों को सुन साइड हो गई तो अक्ष किसी तरह उसे अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाने लगा। वही सीरत छोटे बच्चे की तरह चिल्लाने लगी, जानू जानू ये मुझे ले जा रहा है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। सभी अक्ष सीरत की तरफ ही देख रहे थे। सीरत पीते बार में अपने चिल्लाने से ऐसा साबित कर रही थी जैसे अक्ष उसका किडनैपिंग कर रहा हो। वही अक्ष सभी के नजरों को इग्नोर करते हुए सीरत को अपने साथ ले जाने लगा। वही दूसरी तरफ रायचंद पैलेस में रूहानी अपने रूम के बिस्तर पर अपने बुक्स को फैलाए लेती थी, पर पढ़ाई करने की जगह वो अपने डायरी में हमेशा की तरह पोएट्री लिख रही थी। ये कैसा तेरा प्यार है, ये कैसा तेरा प्यार है, एक पल भी ना तेरे बिन, इस दिल को करार है, कभी प्यार कभी तकरार, फिर भी है हम दोनों के बीच बेसुमार प्यार, कैसा ये तेरा प्यार है, एक पल भी ना तेरे बिन करार है। कभी छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेते हो, कभी हमें खूब हंसते और हंसाते हो, मेरे हर दर्द में मेरा साथ निभाते हो, किसी को बिना पता चले इस कदर प्यार जताते हो, पर क्यों आज हम पर भरोसा ना कर पाए, क्या सच्चाई बताने के लिए हम खुद भी मर जाए। कैसा है तेरा प्यार, एक पल भी ना तेरे बिन, इस दिल को करार है। रूहानी पोट्री लिख रही थी तभी नकुल उसके कमरे का दरवाजा खोल कमरे के अंदर जा दरवाजा बंद कर रूहानी के तरफ जाने लगा, पर रूहानी तो अपने लिखने व्यस्त थी। तभी नकुल उसके करीब जा वो लिख रही थी उसे पढ़ने लगा। चैप्टर 57 जानवी का धीर के रूम जाना। कभी हमें खूब हंसते और हंसाते हो, मेरे हर दर्द में मेरा साथ निभाते हो, किसी को बिना पता चले इस कदर प्यार जताते हो, पर क्यों आज हम पर भरोसा ना कर पाए, क्या सच्चाई बताने के लिए हम खुद भी मर जाए। कैसा है तेरा प्यार, एक पल भी ना तेरे बिन, इस दिल को करार है। रूहानी पोट्री लिख रही थी तभी नकुल उसके कमरे का दरवाजा खोल कमरे के अंदर जा दरवाजा बंद कर रूहानी के तरफ जाने लगा, पर रूहानी तो अपने लिखने व्यस्त थी। तभी नकुल उसके करीब जा वो लिख रही थी उसे पढ़ने लगा। जब रूहानी को एहसास हुआ जैसे हुई उसके पास है तो वो झट से अपने डायरी को बंद करने ही वाली थी, तभी उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसके डायरी को अपने होंठ में ले रूहानी का पोएट्री का एक एक शब्द पढ़ते हुए रूहानी के आंखों में देखने लगा। तभी रूहानी अपना डायरी छीनने का कोशिश करने लगी। तभी नकुल उसके होंठ को पकड़ उससे मोड़ अपने बाहों में जकड़ बोला, रूहानी मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर क्या कुछ भैया को जानती नहीं हो, वो अपनों से कितना प्यार करते हैं, यहाँ तक कि तुमने भी देखा होगा भैया सीरत को कितना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे इंसान की बेटी है जिससे हम सब बहुत नफरत करते हैं। नकुल के बातों को सुन रूहानी उसके आंखों में देख पूछी, उसका सज्जा सीरत को मिलना सही था क्या, सीरत तो नादान बच्ची की तरह है। ये सुन नकुल को समझ नहीं आया वो क्या बोले। वो रूहानी को छोड़ बोला, ये सब मैं अपना दिमाग लगाना बंद करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कह वो रूम से बाहर जा सीढ़ी के पास खड़ा हो सिगरेट जला सिगरेट ले कस लेते हुए अपने सोच में खोया था। तभी उसे सीरत का आवाज सुनाई दिया, बचाओ मुझे बचाओ। सीरत का आवाज सुन वो सीधे देखा, अक्ष अपने गोद में सीरत को जकड़े हुए अंदर की तरफ आ रहा था। ये देख नकुल धीरे से खुद में ही बोला, भैया आप इस चाहता मैं खुद को भूलते जा रहे हो। इतना कह वो बस देखने लगा। वही अक्ष सीरत को अपने कमरे के तरफ ले गया तो नकुल अपने सिगरेट को बुझा गहरी सांस भर अपने कमरे में जाने लगा।
वही अक्ष उसे अपने कमरे में ले जा उसे बिस्तर पर रख दिया। तभी सीरत अपने होंठ से खुद को ढक नशे में चूर हो बोली, अब क्या करना चाहते हो तुम? इतना कह अपने होंठ को नीचे कर अपने नम आंखों से अक्ष की तरफ देख उदासी से बोली, क्या फिर मुझे दर्द देना चाहते हो? सीरत के बातों सुन अक्ष इसके पास जा अपना होंठ को उसके गाल पर रख प्यार से बोला, नहीं तुम्हें दर्द में देख मुझे बहुत दर्द होता है। अक्ष के बातों को सुन उसके आंखों में अपने नशे से भरे नजर से देख सीरत बोली, सच्ची सच्ची? अक्ष ने प्यार से बोला तो सीरत उसके गले से जा लग फुट फुट कर रोते हुए बोली, पर मैं तो बहुत दर्द में हूं, क्या तुम भी दर्द में हो? अक्ष कैसे बताए सीरत को उसे कैसा फील हो रहा है इस वक्त। वही सीरत अक्ष को कसके पकड़ बस रोई जा रही था। वही दूसरी तरफ जानवी धीरे के रूम का दरवाजा नॉक की तो धीर जा दरवाजा खोल दिया। तभी जानवी उसके आंखों में देख बोली, थैंक यू। जानवी ने पहली बार उससे इतने प्यार से बोला था और पहली बार धीर का दिल उसके लिए धड़का था। तभी धीर अपने धड़कन संभालते हुए पूछा, थैंक यू किस लिए? जानवी से कहा नहीं जा रहा था, वो बस अपने नजरों को झुका ली। तभी धीर उसके सिर पर अपना होंठ रख प्यार से बोला, ऐसा कुछ भी हो मेरे पास सीधे आओ, तुम्हें अकेले डील करने का कोई जरूरत नहीं है। इतना कह अपने होंठ को वो उसके सिर से हटा लिया। तभी जानवी अपने नजरों को उठा ली तो धीर उसके बड़े बड़े खूबसूरत आंखों को देख बोला, ये मत सोचना तुम्हारा अपना कोई नहीं है। धीर का ये बात सुन जानवी उसे अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगी। तभी धीर फिर बोल पड़ा, रात बहुत हो गया है, जाकर सो जाओ। इतना कह उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो जानवी के आंखों में खुद को डूबने से रोक ही नहीं पा रहा था। जानवी फिर अपने कमरे में जा बिस्तर पर लेट गई। पर क्या वीडियो धीर देखा है? ये सवाल जानवी के दिमाग में चल रहा था, जिस कारण वो परेशान हो नहीं पा रही थी। वही धीर जानवी के सारे वीडियोस को बिना देखे हर जगह से अच्छे से डिलीट कर दिया, ताकि कोई रिकवर करना भी चाहे तो कभी कर नहीं पाए। दूसरी तरफ मोक्ष अपने कमरे के बड़े से खिड़की के पास खड़ा हो चांद को देखते हुए पलक के बारे में सोचने लगा। फिर गहरी सांस ले बोला, मुझे पता है अब तुम मुझसे जरूर नफरत करोगी, तुम्हारा नफरत सह सकता हूं पर प्यार नहीं। इतना कह वो बस आसमान को देखने लगा। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो गया था। आज पंखुड़ी पूरे घर को सिर पर उठाई हुई थी। आज उसका ऑडिशन जो था, पर ऑडिशन में जाने के लिए उसे परफेक्ट भी तो दिखना था। इसके लिए उसे कोई ड्रेस समझ नहीं आ रहा था। वही रोबिन और उसको वाइफ दोनों ही अपनी बेटी के हरकत से परेशान थी। रोबिन को जाना भी था तो वो अपनी वाइफ के गाल को चूम बोला, तूफान एक्सप्रेस को संभालो, मुझे जाना है। ये सुन वो हाँ बोल मुस्कुरा दी। फिर दोनों एक दूसरे को बाय किए। वही सीरत का जब नींद खुला तो वो अपने सिर को कसके पकड़ अपने आंखों को धीरे से खोल कमरे को देखी तो अपना सिर दर्द भूल झट से उठ बैठ गई और रात जो हुआ उससे याद करने लगी। चैप्टर 58 बीच रास्ते में किस। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो गया था। आज पंखुड़ी पूरे घर को सिर पर उठाई हुई थी। आज उसका ऑडिशन जो था, पर ऑडिशन में जाने के लिए उसे परफेक्ट भी तो दिखना था। इसके लिए उसे कोई ड्रेस समझ नहीं आ रहा था। वही रोबिन और उसको वाइफ दोनों ही अपनी बेटी के हरकत से परेशान थी। रोबिन को जाना भी था तो वो अपनी वाइफ के गाल को चूम बोला, तूफान एक्सप्रेस को संभालो, मुझे जाना है। ये सुन वो हाँ बोल मुस्कुरा दी। फिर दोनों एक दूसरे को बाय किए। वही सीरत का जब नींद खुला तो वो अपने सिर को कसके पकड़ अपने आंखों को धीरे से खोल कमरे को देखी तो अपना सिर दर्द भूल झट से उठ बैठ गई और रात जो हुआ उससे याद करने लगी। सीरत को कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था, पर वो यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो बिस्तर से नीचे उतर जाने को थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला। सीरत को लगा अक्ष होगा। ये ख्याल आते ही उसके दिल का धड़कन तेज हो चुका था। सीरत अपने नजरों को झुका जमीन पर अपने कठपुतलियों को नचाने लगी। तभी रूहानी उसके पास आ चाय का ट्रे आगे कर बोली, सीरत चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुन सीरत झट से अपने चेहरे को उठा रूहानी की तरफ देखी। रूहानी को देख उसने राहत का सांस लिया, पर पता नहीं क्यों वो मिलना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसका नजर अक्ष को ढूंढ रहा था। सीरत को चाय ना लेता देख दरवाजे की तरफ देखता पा रूहानी बोल पड़ी, भैया कंपनी चले गए हैं। ये सुन सीरत का चेहरा उदासी से भर गया। तभी रूहानी अपने ट्रे को ऊपर कर उसके नजरों के पास की तो सीरत चाय ले ली। फिर रूहानी ट्रे साइड में रख उसे बैठने का बोल खुद भी बैठ गई।
सीरत चाय पी रहे थी। वही रूहानी कुछ देर तक शांत रहने की बात पूछी, कैसी हो तुम और कहाँ रह रही हो। रेहान का सवाल सुन सीरत चाय पीते हुए ही दे दी, अच्छी हूँ दी, और अपनी फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। ये जान रूहानी खुश थी। दोनों फिर उन बातों को छोड़ एक दूसरे के साथ बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरजू आज एनजीओ के लिए फंड इकट्ठा कर रही थी। एनजीओ के छोटे छोटे बच्चों के साथ सभी से वो फंड कलेक्ट कर रही थी। तभी रेड लाइट जलने से सारा गाड़ी रुक गया। वो आरजू रुके हुए कार वालों से भी फंड इकट्ठा करने लगी। तभी वो एक कार के पास जा विंडो पास नॉक की। तभी अंदर बैठा शख्स जिसका ध्यान अपने फाइल्स पर था, वो अपने फाइल को रख चेहरे को मोड़ खिड़की के तरफ देखा। उसे बस लड़की का हाथ में बॉक्स पकड़ा हुआ नजर आ रहा था। तो वो कार का शीशा डाउन कर बोला, फंड के नाम पर भिख कहीं वो जाकर मांगो। आरजू ने जब ये आवाज और उसका बात सुना तो झट से अपने चेहरा नीचे कर कार में बैठे इंसान को देखी। वही आरजू को देख अंदर बैठे शख्स जो और कोई नहीं सिद्धार्थ मोदी था, वो उसके तरफ किल्लर मुस्कान के साथ उसे देख बोला, ओह जानवरों के साथ साथ तुम्हें गुण इकट्ठा करने का शौक है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद सिद्धार्थ नाम के बला से आरजू को राहत मिला था, पर फिर इस बला को देख आरजू जाने में ही समझदारी समझी। वो मुड़ जा ही रही थी, तभी कार से बाहर निकल आरजू के पास जा उसके होंठ को पकड़ अपने तरफ मोड़ उसके होंठों पर अपने होंठ मिला दिया। अचानक से सिद्धार्थ के ऐसे किस करने से आरजू हैरान हो है थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके होंठ में पकड़ा हुआ बॉक्स जमीन पर गिर गया। वही दोनों को रास्ते के बीच में खड़ा हो किस करता पूरा पब्लिक देख रहा था। वही सिद्धार्थ उसके होंठों को चूमने के बाद उससे दूर हो अपने अंगूठे पर होंठ फेरते हुए उसके तरह देखी। वही आरजू तो अब भी सॉफ्ट में थी। वही सिद्धार्थ उसे ऐसा देख उसके होंठों पर मुस्कान छा गया। वो रास्ते में गिरे बॉक्स को उठा, अपने जेब से पर्स निकाल, उससे ढेर सारे पैसे निकाल, उस बॉक्स में डाल, पूरा बॉक्स पैसों से भर, सोम जेब में वापस से पता रख। उसके होंठ को पकड़ उसके होंठ में बॉक्स देते हुए बोला, अपने खूबसूरती को धूप में ढलने मत दो। इतना कह वो बॉक्स पकड़ा अपने कार में जा बैठ गया। वही आरजू अब थी हैरान थी। ग्रीन लाइट जल गया। आरजू के बीच रास्ते में खड़े होने के कारण सभी हॉर्न बजाने लगे। वही सिद्धार्थ उसके रिएक्शन को अब भी नोटिस कर रहा था। वही आरजू अपने होश में आ रास्ते से साइड जाने लगी। दूसरी तरफ ड्राइवर सिद्धार्थ से पूछ पड़ा, सर चले? हाँ। सिद्धार्थ का परमिशन सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। वही आरजू अपने होश में आए तो गुस्से में बोल पड़ी, उसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे किस करने का। वो चिल्ला कर ये बोली। वही एनजीओ के बच्चे उसे अपने फटी आंखों से देखे जा रहे थे। तभी एनजीओ के बच्चे को देखते हुए आरजू बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके ये सवाल पर सभी अपने होंठों पर होंठ रख लिए। तभी आरजू रोने वाला मुंह बना बोली, वो मेरे साथ ऐसा किया और तुम सब ऐसे देख रहे मुझे, जाओ अब तुम्हारी दी तुम सबसे बात नहीं करेगी। तभी एक बच्चों झट से बोल पड़ी, ऐसा ना बोलो दीदी, नेक्स्ट टाइम वो दिखेगा तो हम सब मिलकर उससे आपके साथ ऐसा करने का बदला लेंगे। ये सुन आरजू भी बोल पड़ी, हाँ उससे मैं इस हरकत के लिए छोड़ूंगी नहीं। इतना कहने के बाद वो सभी बच्चों को अपने पास एनजीओ ले जाने लगी। वहीं मुंबई में ऑडिशन के लिए लंबा लाइन लगा हुआ था। पनखुली और इबादत साथ ही उस लाइन में खड़ी थी और बस अपने अपने टर्न आने का इंतजार कर रही थी। चैप्टर 59 सपनों की तरफ पहला कदम। वही आरजू अपने होश में आए तो गुस्से में बोल पड़ी, उसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे किस करने का। वो चिल्ला कर ये बोली। वही एनजीओ के बच्चे उसे अपने फटी आंखों से देखे जा रहे थे। तभी एनजीओ के बच्चे को देखते हुए आरजू बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके ये सवाल पर सभी अपने होंठों पर होंठ रख लिए। तभी आरजू रोने वाला मुंह बना बोली, वो मेरे साथ ऐसा किया और तुम सब ऐसे देख रहे मुझे, जाओ अब तुम्हारी दी तुम सबसे बात नहीं करेगी। तभी एक बच्चों झट से बोल पड़ी, ऐसा ना बोलो दीदी, नेक्स्ट टाइम वो दिखेगा तो हम सब मिलकर उससे आपके साथ ऐसा करने का बदला लेंगे। ये सुन आरजू भी बोल पड़ी, हाँ उससे मैं इस हरकत के लिए छोड़ूंगी नहीं। इतना कहने के बाद वो सभी बच्चों को अपने पास एनजीओ ले जाने लगी। वहीं मुंबई में ऑडिशन के लिए लंबा लाइन लगा हुआ था। पनखुली और इबादत साथ ही उस लाइन में खड़ी थी और बस अपने अपने टर्न आने का इंतजार कर रही थी। वहीं अंदर तीनों जज बैठे हुए थे, इवान, चिराग और माधुरी। माधुरी दोनों के बीच में ही बैठी हुई थी।
वही इवान, चिराग दोनों साइड में बैठे थे, पर एक जगह दोनों के होने से पूरा माहौल गर्म था। ऑडिशन के लिए सभी एक एक कर अंदर आने लगे, वही बाहर धीरे धीरे कर लाइन काम होने लगा था। पंखुड़ी और इबादत का टर्न आने वाला था। एक लड़का बाहर आया तो पंखुड़ी का टर्न आ गया। वो इबादत के होंठ में अपने होंठ रख धीरे से उसे बोली, मेरा टर्न आ गया है, मैं परफॉर्म कर आती हूँ, फिर तुझे बता दूंगी कैसे तुझे अंदर जाना है। इतना कह पंखुड़ी अंदर चली गई। अंदर जाने वक्त वो अपने कदम को काउंट किए जा रही थी। माइक के पास आने के बाद वो माइक के सामने जा खड़ी हो गई। तभी वो जज की तरफ देखी, पर उसका नजर इवान के तरफ था तो इवान को देख मुस्कुरा दी। वही इवान भी उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख चिराग को शक हुआ, ये लड़की जरूर इवान को जानती है, पर इवान की ये लगती क्या है, चिराग ये सोचने लगा। वही पंखुड़ी सभी को मुस्कुराते हुए देख बोली, हेलो इवान सर, माधुरी मैम। चिराग का नाम वो थोड़ा कतराते हुए ली, क्योंकि उसके इवान भाई को वो नहीं पसंद तो उसकी बहन को भी वो पसंद नहीं था। चिराग सर। अपना नाम उसके बने मुंह से सुन चिराग उससे अपने कठोर नजरों से देखा। वही पंखुड़ी को माधुरी उसका गाने शुरू करने को कहा तो पंखुड़ी माइक को पकड़ अपने आंखों को बंद कर अपने सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दी। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। इवान को बहुत अच्छे से पता था पंखुड़ी कितनी अच्छी सिंगर है। वही उसके चुलबुले लुक को देख चिराग ये नहीं सोचा था कि ये इतना पुराना गाना वो इतने बेहतरीन तरीके से गाएगी। उसके गाने को तीनों जज के साथ साथ ऑडियंस में बड़े शांति से सुन रहे थे। जैसे ही पंखुड़ी का गाना बंद हुआ वो अपने आंखों को खोल ली। वही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तालियों का शोर सुन पंखुड़ी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सपनों को जी रही हो। वो मुस्कुराते हुए सभी को देखने लगी। वही माधुरी तो तारीफ करने से पूछे नहीं हटी, क्या गया है आपने, लता जी के गाने को बहुत कम लोग इतने बेहतरीन तरीके से गा सकते हैं, आपका खड़े होकर आदर से तारीफ करना चाहिए। इतना कह वो खड़ी हो गई। माधुरी जैसी बड़ी सिंगर के मुंह से ये सब सुन पंखुड़ी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने सपनों का पंख मिल गया हो। माधुरी के बाद इवान भी मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा था, तुम्हारा करियर अभी से ही मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। ये सुन मुस्कुराते वो थैंक यू बोल दी। दोनों के तारीफ के बाद चिराग में भी इसके लिए कुछ शब्द बोल दिए, बहुत अच्छा था, और जैसा इवान ने कहा तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इवान के बातों को सुन फीकी मुस्कान के साथ ही पंखुड़ी ने बोले दिया थैंक यू। उसके बाद उसके सिलेक्शन का बोल नेक्स्ट को बुलाया गया तो पंखुड़ी ऑडिशन हॉल से बाहर जा पंखुड़ी के पास जा उसके कानों के करीब आ बोलो 23 स्टेप्स, वो भी एकदम सीधे जाना, फिर हल्का राइट मुड़ जाना, माइक सामने होगा। पंखुड़ी के बातों को सुन इबादत मुस्कुराते हुए बोल दी ठीक है। इतना कह वो अपने स्टेप को काउंट करते हुए फिर जाने लगी, 1 2 3 4 5 6.22। जैसे हो 22 उसने काउंट किया। वो राइट मुड़ अपने होंठ को आगे बढ़ा, माइक को पकड़ा, बोली हेलो सर मैम। इबादत के आवाज में ही इतनी मिठास थी कि सभी उसके आवाज को सुनते ही उसके आवाज के दीवाने हो गए थे। तभी माधुरी उसे गाना शुरू करने को कहा तो इबादत ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का बेहद पुराना गाना शुरू कर दी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। उसको आवाज जितनी मीठी थी उतना ही सुरीला उसका गाना सुनते हुए सभी उसके गाने में इस कदर खो गए थे कि सभी ने अपने आंखों को बंद कर बस इसके गाने के धुन को सुन सभी के चेहरे पर सुकून छा गया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। कुछ ही वक्त में इबादत का गाना खत्म हो गया। वो गाना बंद कर चुकी थी पर सभी की आंखें अभी बंद थी। वही इवान उसे बस देखे जा रहा था। ये लड़की उसे देखी देखी सी लग रही थी, पर उसने कहाँ देखा है वो उसे याद नहीं आ रहा था।
वही आवाज सुनाई देना बंद हुआ तो सभी वंस मोर चिल्लाने लगे। सभी के चिल्लाने का शोर सुन इबादत के आंखों में आंसू भर गया। आज वो बहुत खुश थी, अपने सपनों के तरफ पहला कदम बढ़ाकर। चैप्टर 60 गाने का बुराई करना। कुछ ही वक्त में इबादत का गाना खत्म हो गया। वो गाना बंद कर चुकी थी पर सभी की आंखें अभी बंद थी। वही इवान उसे बस देखे जा रहा था। ये लड़की उसे देखी देखी सी लग रही थी, पर उसने कहाँ देखा है, वो उसे याद नहीं आ रहा था। वही आवाज सुनाई देना बंद हुआ तो सभी वंस मोर चिल्लाने लगे। सभी के चिल्लाने का शोर सुन इबादत के आंखों में आंसू भर गया। आज वो बहुत खुश थी, अपने सपनों के तरफ पहला कदम बढ़ाकर। कुछ वक्त के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। माधुरी ने इबादत का बहुत तारीफ किया। फिर चिराग बस बोला शुरू किया ही था कि तभी इबादत मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, चिराग मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके सारे गाने सुनती हूँ। इबादत चिराग के तारीफों का पुल बांधे जा रही थी, तभी उसके तारीफ के एक एक शब्द को सुन इवान को याद आने लगा। 4 साल पहले इवान को स्कूल के एनुअल डे पर एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। उस स्कूल में रूहानी भी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए इवान एनुअल डे में जाने के लिए तैयार था। उस वक्त रूहानी 12th में थी और इवान उस वक्त तक सिंगिंग के दुनिया में छा चुका था। इवान के सिंगिंग के दुनिया में कदम रखते ही वो छा चुका था। वही उससे 1 साल पहले इस इंडस्ट्री में अपने नाम तो सिंगिंग के दुनिया में सबसे ऊपर रखने वाला चिराग का पॉपुलैरिटी इवान के आते ही कम हो गया था। साथ ही इवान को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ था और वो उसके बराबरी में आ चुका था। चिराजी का 1 साल का मेहनत इवान ने 2 दिन में ही गिरा दिया, जिस कारण चिराग उसका राइवल बन गया और दोनों के बीच एक दूसरे को हराने का कंपटीशन शुरू हो गया। जब इवान रूहानी के स्कूल गया था, तभी उसके पास सभी बच्चे ऑटोग्राफ के लिए उसके पास आने लगे। इवान फंक्शन स्टार्ट होने से पहले इसलिए आया था ताकि वो रूहानी से मिल सके, क्योंकि घर पर वो ना रह अलग रहता था, जिस कारण वो रूहानी से जल्दी मिल नहीं पाता था। पर वो रूहानी से मिल पाता इससे पहले ही उसे स्टूडेंट्स घेर लिए। किसी तरफ सभी स्टूडेंट्स से अपना पीछा छुड़ा वो बड़े से म्यूजिक रूम के अंदर जा दीवार के पीछे खड़ा हो गया। तभी उसे पियानो के पास बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई दिखी। इवान का नजर पहली बार रूहानी के अलावा किसी दूसरी लड़की पर पड़ा था। तभी लड़की पियानो बजाते हुए गाना गाना शुरू की। उसके सुरीला आवाज बिल्कुल रूहानी की तरह था, बेहद ही मीठा। इसी कारण इवान को उसका आवाज बहुत सुकून पहुंचा रहा था। तभी म्यूजिक रूम के अंदर एक लड़की आई। किसी के आने का आवाज सुन इवान दीवार से सट गया ताकि कोई उसे देखे नहीं। वही वो लड़की उसके पास जा उसके कंधे पर होंठ रख दी तो लड़की पियानो बजाना बंद कर अपने गाने को रोक दी। वही वो लड़की बोल पड़ी, यार आज इवान रायचंद आए हैं, वो तो रियल में और भी ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। वो लड़की इवान का ढेर सारा तारीफ करने लगी। तभी वो लड़की बोल पड़ी, बंद करो उसका तारीफ करना, तुम लोगों को उसमें दिखता क्या है, आवाज अच्छा होने से कुछ नहीं होता, इंसान को भी अच्छा होना चाहिए। और वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, उसे तो बस लड़कियों के दिल के साथ खेलना है, और तो और उसे किसी के साथ बात करने का तमीज ही नहीं है। लड़की का एक एक बात सुन इवान को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वही लड़की उसका बुराई करने के बाद चिराग के तारीफ का पुल बांधने लगी। इवान उसे कठोरता से देखा, फिर वहां से निकल गया। इंडस्ट्री में आते ही इवान का नाम कई लड़कियों के साथ जोड़ा जाने लगा, पर इवान ने आज तक उनमें से किसी से बात तक भी नहीं किया था। हाँ, उस लड़की का एक बात सच था, इवान किसी से अच्छे से बात नहीं करता था। अभी इवान को जब वो याद आया तो वो लड़की गौर से देखते ही अपने मन में बोला, तुम्हें तो मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगा। वही दोनों का बोला हो गया तो इवान का बोलने का टर्न आया। इवान उसे कठोरता से देख बोला, तुम्हारी आवाज अच्छी है, पर मुझे तुम में सिंगर बनने का कोई क्वालिटी नजर नहीं आता है। एक अच्छी सिंगर बनने के लिए गाने को फील करना जरूरी है, पर तुम्हें देख ऐसा नहीं लगा मुझे कि तुम गाने को फील कर रही हो। इवान का बात सुनकर इबादत को बहुत गुस्सा आ रहा था। रही माधुरी के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था, आखिर इवान उसका ऐसे बुराई क्यों कर रहा है जबकि वो गाने को एकदम परफेक्ट गई है। इवान इबादत का बुराई कर रहा था, तभी चिराग बोल पड़ा, मुझे तो गाना आउटस्टैंडिंग लगा। मुझे नहीं लगता इवान जो तुम कह रहे हो वो सही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता कि इबादत फील के साथ नहीं गा रही है तो तुम फील के साथ गा कर सुनाओ। ये सुन इवान चिराग को घूर कर देखा, फिर एक कठोर मुस्कान दे वो इबादत के तरफ देख गाने जा 4 लाइन बस गया।
एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। इतना गा वो रुक गया। वही पूरा माहौल इवान के गाने को सुन हैरान था। इवान के गाने में एक अलग ही बात होता था, एक बार कोई सुन ले तो उसका बार बार सुनने का दिल करेगा। इवान ने इतने अच्छे तरीके से इस गाने को गाया कि इबादत को भी इवान का बात सही लगने लगा। वही चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इवान क्लासिकल सॉन्ग नहीं हटा ठप है, यही सोच चिराग उसे चैलेंज दे दिया, पर उसके है चैलेंज की तरह आज भी वो जीत चुका था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।